अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी सोल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस या सल्यूट टू डिजोल्व इन एन अदर सब्सटेंस आर द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए होमोजेनियस सोल्यूशन। तो हम सोल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें एक दो सब्सटेंस है जो कि कम मिकदार में होता है, वो एक ज़्यादा मकदार वाले सब्सटेंस में वो डिज़ोल्व होकर एक होमोजीनियस सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही वो होमोजीनियस सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करेगा तो हम कहते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो गया है। किसी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस कम मकदार में होता है हम उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो हम उसको सॉल्वेंट कहते होते हैं। तो इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिज़ोल्व इन एनी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो किसी खास टेम्परेचर के ऊपर किसी सॉल्यूट की जो मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो सकती है तो वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो हम देखते हैं कि अगर हमने मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व कर ली है तो हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम भी देते हैं। तो सिंपली ए सॉल्यूशन वेयर नो मोर सॉल्यूट कैन डिज़ोल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर हम प्रॉपर सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करें तो solubility is defined as the amount of solute in grams which can dissolve in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो किसी 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जितनी सल्यूट के ग्राम्स डिज़ोल्व होंगे तो बेसिकली वही उसकी सोलिबिलिटी होगी। तो जब मैक्सिमम अमाउंट हम डिज़ोल्व कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन इन विच द सोलवेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड फेज। तो इसमें जो सोलवेंट, ठीक है, वो सल्यूट के साथ जो कि बेसिकली सॉलिड फेज में होता है वो इन दोनों का इक्विलिब्रियम कायम हो चुका होता है। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम कायम नहीं होता। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन containing the dissolved solute in a concentration below that necessary for the complete saturation at a definite temperature। तो सैचुरेशन अमाउंट से जितनी कम अमाउंट होगी वो हमारा सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा। फॉर एग्जांपल हमारे NaCl की जो सोलिबिलिटी है वो अराउंड 36 ग्राम होती है 100 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर। तो किसी खास टेम्परेचर के ऊपर अगर 36 ग्राम ही मौजूद होगी तो वो हमारा सोल्यूशन सैचुरेट होगा। और अगर हमारे 100 सेंटीमीटर क्यूब में अमाउंट 36 से कम है तो वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा किसी खास टेम्परेचर के ऊपर। और इसके अलावा एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन भी होता है। तो इट इज़ द वन दैट कंटेन मोर ऑफ द डिजोल्व सोल्यूट दैन इट वुड नॉर्मली कंटेन एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। तो एक खास टेम्परेचर से पर जितनी अमाउंट होनी चाहिए सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने के लिए, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट मौजूद है, ठीक है, डिजोल्व सोल्यूट की, तो वो सोल्यूशन हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। तो सोलिबिलिटी की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, तो गैस किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारी ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व होती है जिसकी वजह से हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो ज़िंदा रहती है। उसके बाद सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड, तो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल है। सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, तो सॉलिड किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकता है जैसे कि हम नमक को पानी में डिज़ोल्व करते हैं। और ये जो टाइप ऑफ सॉलिबिलिटी है ये इसके कन्वर्सली भी हो सकती है, जैसे कि लिक्विड गैस के अंदर हो सकता है, लिक्विड लिक्विड के अंदर होता है, और लिक्विड किसी सॉलिड के अंदर भी हो सकता है। इनके अलावा गैस का जो सॉलिड के अंदर सोल्यूशन है वो भी बन सकता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर सोलिबिलिटी की बात करें तो वो यही होती हैं जिनको हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं। तो जो सोलिबिलिटी के डिफरेंट स्टेप्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले सोलवेंट के जो मालिक्यूल्स हैं उनमें एक होल ओपन होता है, ठीक है, उनके मालिक्यूल एक स्पेस क्रिएट करते हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स के लिए। वन मालिक्यूल ऑफ द सॉलिड ब्रेक्स वी फ्रॉम द बल्क, तो हमारा जो सोल्यूट पार्टिकल है वो सॉलिड की फॉर्म में होता है फॉर एग्जांपल, तो वो अपने सॉलिड बल्क से सेपरेट होता है। सेपरेट होने के बाद जो सॉलिड मालिक्यूल है वो इस सोलवेंट के होल के अंदर एंटर होता है
और एंटर होने के बाद सोलवेंट उसको चारों तरफ से घेर लेता है। और जब सोलवेंट उसको चारों तरफ से घेर लेता है तो हम कहते हैं कि सॉलिड का पार्टिकल डिसोल्व हो चुका है किसी लिक्विड या गैस में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये सॉलिड है, ये पहले अपने मालिक्यूल से जुदा होगा। ठीक है, वाटर के मालिक्यूल्स ने इनको अट्रैक्ट किया और सैल्वेशन के प्रोसेस में पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन्स ने या नेगेटिव पार्ट ने या डाइपोल ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और नेगेटिव पार्ट को वाटर के पॉजिटिव हिस्से ने चारों तरफ से घेर लिया। तो जब इस तरह की कंडीशन को हो तो हम कहते हैं कि वो सॉल्युबल हो चुका है। तो मैकेनिज्म हम सॉल्युबलाइजेशन में देखते हैं कि पोलर सॉल्वेंट्स में तो ओइंग टू देयर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोलर सॉल्वेंट्स का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यानी कि पोलराइजेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो पोलर सॉल्वेंट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन इन द क्रिस्टल। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रिस्टल है, इस आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में अटैच होते हैं। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से या किसी भी पोलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से जो पोलर सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ सॉल्यूट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऑपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो किसी पोलर कंपाउंड का जो पॉजिटिव पोल है वो सॉल्यूट के नेगेटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होता है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होता है। तो इस अपोजिट अट्रैक्शन की वजह से जो ये पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ से सेपरेट होना शुरू होता है और ये नेगेटिव पार्ट भी यहाँ से सेपरेट होना शुरू होता है। इट मीन्स कि ये जो सॉल्यूट का पार्टिकल था, ठीक है, ये डिसोसिएट होना शुरू होता है और ये टूटना शुरू होता है। पोलर सॉल्वेंट ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड ऑफ पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बाय एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन में, ठीक है, तो वहाँ पर जो इनका कोवलेंट बॉन्ड है वो टूट जाता है। तो पोलर सॉल्वेंट्स आर कैपेबल ऑफ सॉल्वेंटिंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस थ्रू डायपोल इंटरेक्टिंग फोर्स। तो ये डायपोल इंटरेक्टिंग फोर्स होती हैं। डायपोल मतलब कि एक जो पॉजिटिव पार्ट है पोल का, ठीक है, वो किसी दूसरे पोल के नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। तो अगर वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, वो पोलर कंपाउंड है, तो उनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मौजूद होंगी। तो पर्टिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, विच लीड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, जिसकी वजह से जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल हो जाता है। हाउएवर non-polar solvents won't obey the above mechanism of solubilization, so they are unable to dissolve the ionic and polar solute। तो अगर सॉल्वेंट हमारे पास नॉन पोलर होगा तो उनमें ये वाला मैकेनिज्म नहीं होता जिसमें पहले सोल्यूट जो है वो टूटता है, फिर इसके बाद उसको चारों तरफ से वो दूसरे मालिक्यूल घेर देते हैं, ठीक है, तो इनमें वो वाला मैकेनिज्म नहीं होता। इस वजह से पोलर मालिक्यूल नॉन पोलर को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें एक जो सोल्यूट का पॉजिटिव पार्ट है उसको नेगेटिव पार्ट चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट है सारा वाटर का, और नेगेटिव हिस्से को इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसकी तरफ मुड़ते हैं और वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये सैल्वेशन का प्रोसेस भी होता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कैन डिसॉल्व नॉन पोलर सोल्यूट्स विद सिमिलर इंटरनल प्रेशर थ्रू इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। तो जैसे कि हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक का, तो इसी के बेसिस के ऊपर नॉन पोलर सॉल्वेंट से नॉन पोलर सोल्यूट को ही अपने अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सॉल्युबिलिटी, solubility of a compound depend on the physical and chemical properties of the solute and solvent। तो वो बेसिकली फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। और इनमें जो मेन फैक्टर हैं वो है टेम्परेचर, वो पीएच के ऊपर डिपेंड कर सकता है, पार्टिकल साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि अगर पार्टिकल साइज़ छोटा होगा तो उसकी जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी सॉल्वेशन ईजी होती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसको इफेक्ट कर सकता है, मोलेकुलर स्ट्रक्चर भी इफेक्ट करेगा, और सॉल्वेंट की नेचर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि पोलर सॉल्वेंट एक पोलर सोल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट किसी नॉन पोलर सोल्यूट को ही अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। तो ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है,
ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे प्रोसेस हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ द सोलिबिलिटी, तो हम देखते हैं कि सोलिबिलिटी इज़ ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो पूरी साइंस में सोलिबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा अहमियत शामिल होती है। फॉर एग्जांपल हमारे जो मेडिसिन में इसका काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है, और हमारे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मुख्तलिफ, वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके अलावा पोल्यूटेंट्स के ट्रांसपोर्ट में हम इसकी स्टडी करके सोलिबिलिटी की हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। Solubility represents a fundamental concept in field of research such as, तो केमिस्ट्री की फील्ड की रिसर्च में, हमारी फिज़िक्स में, फूड साइंस में, फार्मास्यूटिकल्स में और बायोलॉजिकल साइंसेस में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है। चाहे हमने कोई सिंपल एक्सपेरिमेंट करना हो या किसी ख़ास फिनोमेना को प्रिडिक्ट करना हो, तो हम सोलिबिलिटी के बेस के ऊपर इसको प्रिडिक्ट या कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं। द सोलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस बिकम्स स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिकॉज इट ऑफन रिप्रेजेंट्स ए मेजर फैक्टर दैट कंट्रोल द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस। तो जितनी भी ड्रग सब्सटेंस हैं उनकी एक ख़ास सोलिबिलिटी होती है, ठीक है। तो इस ख़ास सोलिबिलिटी को स्टडी करके हम सोलिबिलिटी के कंसेप्ट को डिफरेंट जो ड्रग्स हैं उनको बनाने के काम भी आ सकते हैं, और इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है कि हम जो जिंदा जानदार हैं वो उनको कितना अब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो हम उनकी स्टडी को भी इसके रिलेट कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, हम फर्दर एप्लीकेशन में देखते हैं कि सोलिबिलिटी इज़ कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सब्सटेंस, ठीक है, तो इंडिकेट ए सब्सटेंस पोलैरिटी, तो किसी सब्सटेंस की पोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए हम सोलिबिलिटी को इंटीग्रेट करते हैं, और इसकी वजह से हम इसको दूसरे सब्सटेंस से डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी पोलर सॉल्वेंट में अगर किसी की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि उसकी सोलिबिलिटी भी ज़्यादा है, तो हम सोलिबिलिटी के बेस के ऊपर उसकी पोलैरिटी को डिफाइन करते हैं, और पोलैरिटी को डिफाइन करते हुए हम उसको दूसरे सब्सटेंस से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। आल्सो इट एक्ट एज ए गाइड टू एप्लीकेशन ऑफ द सब्सटेंस, तो अगर हमने इसे उस सब्सटेंस को डिस्टिंग्विश कर लिया और इसकी पोलैरिटी को डिफाइन कर लिया, तो हम उस खास सब्सटेंस को किसी खास एप्लीकेशन में यूज़ भी कर सकते हैं हमारी अपनी नीड के मुताबिक। सोलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ यूजफुल व्हेन सेपरेटिंग मिक्सचर, तो अगर हमने किसी दो मिक्सचर को सेपरेट करना है, हम फॉर एग्जांपल लिक्विड एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में, तो वहाँ पर सोलिबिलिटी के बेस के ऊपर हम किसी खास कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं किसी एक लिक्विड से किसी दूसरे लिक्विड के अंदर, और इसकी बेहतरीन मिसाल लिक्विड एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। मोरओवर solubility and solubility related properties can also provide important information regarding the structure of the drug substance। जैसा कि हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर है वो सोलिबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है, तो अगर सोलिबिलिटी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम सोलिबिलिटी को स्टडी करते हुए या सोलिबिलिटी के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए किसी ड्रग के स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर पोलर है या वो नॉन पोलर है। अगर उसका स्ट्रक्चर पोलर है तो वो कितना ज़्यादा पोलर है, और इसके साथ ही हम उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं उनकी रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर दिस रीज़न एक कम्प्रीहेंसिव नॉलेज ऑफ सोलिबिलिटी इज़ इसेंशियल, तो क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो सोलिबिलिटी का नॉलेज हमारे लिए डिफरेंट फील्ड्स में लाजमी होता है। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, when a soluble ionic compound is dissolved in water like NaCl, it dissociate completely into ions। तो जैसा कि हमें मालूम है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड जैसा कि NaCl है, हम इसको अगर पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो अपने रिस्पेक्टिव आइंस के अंदर डिसोसिएट होगा, फॉर एग्जांपल Na+ आइन और Cl- आइंस। लेकिन जो स्लाइटली सोलेबल साल्ट है, ठीक है, उनमें जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं होती, और इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जो अनडिसोसिएटेड कंपाउंड होता है वो ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है, और जो डिसोसिएटेड आइंस हैं उनकी तादाद कम होती है। फॉर एग्जांपल जो लेड क्लोराइड है वो एक स्लाइटली सोलेबल साल्ट होता है,
जब हम इसको वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो इसके Pb2 प्लस आइंस आते हैं, क्लोराइड के आयन आते हैं और मोस्ट ऑफ द अमाउंट इसकी अनडिसोसिएटेड होती है। इसका मतलब ये है कि अनडिसोसिएटेड फार्म जो कि सॉलिड का सल्यूट है और जिनके इसके जो डिज़ोल्व्ड फार्म है आइंस, उनके दरमियान में एक इक्विलिब्रियम कायम होता है। तो PbCl2 जब डिज़ोल्व होता है तो वो बेसिकली एक रिवर्सिबल रिएक्शन में यहाँ पर, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर रिवर्सिबल है। तो सिंपल यहाँ पर पहले ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, सॉलिड के बाद वो लिक्विड में डिज़ोल्व होता है और डिज़ोल्व होने के बाद वो अपने रिस्पेक्टिव आइंस में चेंज होता है। तो इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम होता है। अगर हम इसकी लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो केसेस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट जो कि हमारे पास दो आइंस हैं और इसका जो रिएक्टेंट है जो कि लेड क्लोराइड है, जो ये वाला चीज़ है। तो ये हमारे पास केसी की एक इक्वेशन आती है। तो यहाँ पर स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक नया कंसेप्ट होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। तो हम इसके में देखते हैं कि जो लेड सल्फेट है या सॉरी जो लेड क्लोराइड है वो एक स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड होता है, ठीक है, सॉरी ये वही है, लेड सल्फेट ही है। तो लेड क्लोराइड की तरह जो लेड सल्फेट है वो भी स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट है और इसकी इक्वेशन भी कुछ इसी तरह से आएगी कि लेड सल्फेट पहले सोलिड फॉर्म में होगा, फिर वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा और फिर वो अपने रिस्पेक्टिव आइंस में चेंज होता है और इसकी इक्वेशन भी कुछ इसी तरह की आएगी जो हमने लेड क्लोराइड के लिए हमने इसको डिफाइन किया। तो फर्दर हम देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर हम PbSO4 के ऊपर अप्लाई करें तो इसकी कैसे की इक्वेशन विल बी इक्वल टू Pb2 प्लस मल्टीप्लाई बाई SO4 माइनस डिवाइडेड बाई PbSO4। तो अगर ये स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट है तो इसकी जो अनडिजोल्व की कंसनट्रेशन है, ठीक है, वो तकरीबन कांस्टेंट रहती है। अगर इसकी अमाउंट कांस्टेंट रहती है तो हम इसको लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर आ सकते हैं। जब लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर आएँ तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि राइट साइड के ऊपर हमारे पास सिर्फ दो आइंस ही मौजूद हों। तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि KSP इज़ इक्वल टू KC मल्टीप्लाई बाई PbSO4, तो दोनों की कंसनट्रेशन एक कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाई इसका KC, हम इसको एक नए कांस्टेंट KSP के बराबर रखते हैं। तो KSP विल बी इक्वल टू दोनों के आइंस के रिस्पेक्टिव जो कंसनट्रेशन है और ये इक्वल होगी हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -8 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो ये बेसिकली इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और यहाँ पर जो KSP है ये शो करता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, जो कि KSP इज कॉल्ड द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द PbSO4। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर सोल्युबिलिटीज ऑफ द टू आयंस एट इक्विलिब्रियम स्टेज। तो किसी भी आयन के जो डिसोसिएटेड फॉर्म में जो आयंस मौजूद होते हैं उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि जो कंपाउंड सोल्यूबल होंगे या जो आयन सोल्यूबल होंगे उनकी कंसंट्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट को हासिल करेंगे। तो यह सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ज़ाहिर करता है। तो इसी तरह लेड क्लोराइड के लिए उसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट Pb2 प्लस मल्टीप्लाई बाई Cl माइनस आयन के बराबर होगी। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसकी रूम टेम्परेचर के ऊपर वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होती है और KSP की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। इट मीन्स कि दोनों के आयंस की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी और जब आयंस की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो KSP की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। एक जनरल रिएक्शन जो कि कोई भी स्पैरिंगली सोल्युबल सब्सटेंस है, मिसाल के तौर पर AX मल्टीप्लाई बाई BY, तो जब वो वाटर के अंदर डिसोसिएट होता है तो ये अपने दो आयंस A प्लस वाई और B माइनस वाई को प्रोड्यूस करेगा और किसी जनरल रिएक्शन के लिए जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो इसके बराबर होगी KSP इज इक्वल टू A प्लस वाई रेज टू पावर X प्लस B माइनस X रेज टू पावर Y। नाउ द डिफरेंस बिटवीन आयनिक प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब इन दोनों में डिफरेंस जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट में आयनिक प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस इन इधर इन द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो चाहे कोई भी सोल्यूशन हो, चाहे वो सैचुरेट है या वो अनसैचुरेट है,
किसी सब्सटेंस के जो आइंस होंगे उनकी प्रोडक्ट को हम आयनिक प्रोडक्ट का नाम देते हैं। लेकिन जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है वो हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंडीशन के ऊपर जो उसके आयन की प्रोडक्ट होगी वो उसके बराबर होगी। तो बेसिक डिफरेंस सैचुरेशन का है और ये इसकी जो ज़्यादा अमाउंट है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों में होता है। आयनिक प्रोडक्ट ये किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। जैसे कि हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को डिफाइन करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं पीएच की मेजरमेंट के लिए, तो ये किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड सोल्यूशन के ऊपर होती है। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कंसंट्रेशन के साथ चेंज होती है, लेकिन चूंकि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ सैचुरेशन के ऊपर होती है तो इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इफ़ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ साल्ट इज ग्रेटर देन द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट प्रेसिपिटेशन अकर, तो अगर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो और आयनिक प्रोडक्ट साल्ट के ज़्यादा हो तो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस वहाँ पर अकर होगा। और अगर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो आयनिक प्रोडक्ट से तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी वहाँ पर। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट, नेचुरल कॉमन साल्ट। हमारे पास कोई भी कॉमन साल्ट हो जैसे कि नेचुरल कॉमन साल्ट है, अगर हमने इसको प्योरीफाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल कॉमन साल्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो हमारे पास एक जो साल्ट है जो कि मिनरल के फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है, तो उस मिनरल में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द कॉमन साल्ट इज़ प्रिपेयर, तो हम एक कॉमन साल्ट का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो प्रिपेयर करते हैं। और जब वो सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर होता है तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो तो डिजोल्व नहीं होती, तो वो सॉलिड के फॉर्म में नीचे ही उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो जब वो नीचे मौजूद होती हैं तो हम सिंपल उसको एक सीव के ज़रिए या किसी फिल्टर पेपर के ज़रिए हम इसको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। और जो हमारा साल्ट है वो सोल्यूशन के फॉर्म में किसी लिक्विड के अंदर मौजूद होगा। हाइड्रोजन गैस HCl क्लोराइड गैस इज सर्कुलेटेड थ्रू सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास हासिल होगा हम उसमें HCl की अमाउंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जो नेचुरल साल्ट है जो कि NaCl होता है और जो HCl है वो बेसिकली दोनों डिसोसिएट होते हैं उनके रिस्पेक्टिव आयंस के साथ आयंस में। तो दोनों के इक्वेशंस मेन ये वाले हैं। तो हमने देखा कि प्रोडक्ट में क्लोरीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो इसकी आयनिक कॉमन आयन इफेक्ट के कंसेप्ट की वजह से, तो कॉमन आयन प्रोड्यूस होने की वजह से इसकी जो सुप्रेशन होती है, तो सुप्रेशन होने की वजह से ये जो रिएक्शन ये बैकवर्ड मूव करेगा। अगर बैकवर्ड मूव करेगा तो HCl की अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। इट मीन कि NaCl की अमाउंट हमें ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस एक्सीड दी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो रही है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से तो प्रेसिपिटेशन अकर होती है। तो प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो NaCl है वो सॉलिड की फॉर्म में हमें वहाँ पर मिल जाता है। तो देयरफॉर प्योर सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वो हमारे पास है साल्टिंग आउट ऑफ द सोप। तो सोप इज़ ए सोडियम साल्ट ऑफ हायर एसिड। तो किसी हायर एसिड में जब वहाँ पर H प्लस आयन की बजाय वहाँ पर सोडियम का आयन वहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो सोप बन जाता है। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में हाइड्रोजन को रिमूव करवा के हम जब सोडियम आयन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो एक सोप बन जाता है। तो फ्रॉम द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में सोप इज प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो उसी सोल्यूशन में जब हम सोडियम क्लोराइड की अमाउंट को ऐड करते हैं, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन अकर होती है। सोप एंड सोडियम क्लोराइड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो सोप जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में Na प्लस होता है, तो जब ये डिसोसिएट होता है तो एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन होता है। और NaCl में भी एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक कॉमन आयन हमारे पास अचीव हो गया है। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कंसेप्ट की वजह से
यहाँ पर जो Na+ की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी, और ली चैटले प्रिंसिपल के मुताबिक अगर प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो वो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। तो बैकवर्ड में जाने की वजह से जो सोप है वो प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा कि आयनिक प्रोडक्ट हमारी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाती है। Thus, the concentration of Na+ ions increases considerably on addition of the Na+ NaCl solution। और इसकी वजह से हमारा जो आयनिक प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होती है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से, और जो सोप है वो सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट हो जाता है, और हम इसको सिंपली फिल्टर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो इंडस्ट्रियल नाम है वो बेकिंग सोडा भी है। तो सॉल्वेंट्स के प्रोसेस में जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने का प्रोसेस होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिकल ब्राइन के सोल्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिकल ब्राइन के सोल्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट होता है। तो ये हमारे पास अमोनिकल ब्राइन का सोल्यूशन है, ठीक है। जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारे पास NH4HCO3 का कंपोनेंट बनता है, और जब इस कंपोनेंट में NaCl अमाउंट को हम ऐड करते हैं तो वो इसमें जो NaCO4 है, CO3 है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। NaCO3 is precipitated first because of its lower solubility product। तो NaCO3 की solubility product कम होती है और इसकी जो आयनिक प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होती है। तो आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट है जो कि NaCO3 है वो प्रेसिपिटेट होता है। तो इसकी जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है वो Na4Cl, और जो दूसरे कंपाउंड है जैसे कि NaCl और NH3HCO3 उनके मुकाबले में कम होती है। थस बेकिंग सोडा कैन बी क्वान्टिफाइबली एस्टिमेटेड। तो इसकी हम क्वांटिटी को एस्टिमेट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह की वैल्यू का पता होता है।